खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट है मियाँ शाहिद साहब। रन डाउन और फिर आते हैं अपने मौज़ूआत पर। ये तहरीक का क्या मामला है? 90 दिन का उन्होंने बयान दे दिया KPK के CM जो हैं और इससे लातल्फ़ी का इज़हार कर रही है उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप। ये क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे। और उनके जो 2 बेटों की आमद है उस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। शुगर के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर, और ये जो अब ऐसी जगह से आवाज़ आ रही है, यानी अभी फवाद साहब का ये कहना है कि जिन्होंने शुगर बरामद करने की इजाज़त दी, इनएडिक्वेट जो ज़ख़ीरा होने के बावजूद उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। वो टॉप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी समझ जाते हैं। ये क्या मामला है? और साथ साथ जो बिजली माफिया है वो हर तरह से कोशिश कर रहा है कि ये जो सोलर सिस्टम है इसको नाकाम बनाया जाए, नेट मीटरिंग ख़त्म की जाए सस्ती, ताकि उसके जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, एबनॉर्मल भी बहुत छोटा लफ्ज़ है, जो 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 यानी वो उन पर कोई ज़्यादा ना पड़े। और ज़ाहिर है वो बड़े पावरफुल लोग हैं, रियासत एक तरफ और 40 ख़ानदान एक तरफ। हम 10 दफ़ा कह चुके हैं, अमली तौर पर इसी तरह हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे और आखिर में हम देखेंगे अमेरिका बहादुर को क्या होगा। ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अब मैं आपको यानी यूक्रेन को वो असलहा दूंगा जो मॉस्को तक जिसकी रसाई होगी। क्या ये अमेरिका की डाइंग किक्स है? ये तो हम जानते हैं कि एक अलील और एक ज़ईफ़ होता हुआ साम्राज्य है, मगर बड़ा टाइम लेगा अभी। मगर बहरहाल इट इज़ ऑन द वे टू इट्स डिक्लाइन। तो ये क्या करना चाह रहे हैं मियाँ साहब? पहले तो हम आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं तहरीक वाले मामले से। तो हवा खुद ही निकाल दी अपना जो CM KPK हैं। इसके बाद हम आएंगे और फिर शुगर भी बात करेंगे। और साथ में एक और मियाँ साहब आज आपसे स्टोरी लेनी है और वो हम करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, और उस पर डॉक्टर इकरामुल हक भी हमारे साथ होंगे। उनका बड़ा काम है ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उनसे भी उनका इनपुट लेंगे। मगर पहले थोड़ा सा आप हमें बताएं कि अभी हम तहरीक वालों ना ही समझिए। काजी साहब देखें, तहरीक की जो बात है ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। आपने देखा कि चंद दिन पहले एक ट्वीट आया था बानी PTI का। उन्होंने कहा था कि तहरीक शुरू की जाए और 5 अगस्त को तहरीक की पीक होगी, और उस 5 अगस्त आने में चंद ही दिन बाकी हैं। और फिर एक सफ़र शुरू होता है, अचानक ये सफ़र शुरू होता है कि जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास है वो लाहौर में होगा। लेकिन वो सफ़र से पहले खबरें ये हैं कि इतलात ये हैं कि एक पंजाब की आला शख्सियत से CM KPK की बात होती है और वो उनसे हार्टलाइन पर बात करके एक महफूज रास्ता जो है वो मांगते हैं कि हमने लाहौर आना है, महफूज रास्ता दिया जाए। हालांकि दफ़ा 144 नाफज है और इससे पहले जब भी वहां गए रास्ते में उनको रोका गया या लाहौर में रोका गया और गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन ये काफिला जाता है, स्मूथली जाता है, वहां पर फार्म हाउस पे ठहरता है, डिनर करता है, रात गए फिर एक और डिनर होता है। वहां पर बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी आला शख्सियात से मुलाकात भी होती हैं और दिन को एक ऐलान होता है कि 90 दिन में तहरीक जो है वो बानी PTI को रिहा कराया जाएगा। और अल्टीमेटम दिया जाता है कि अगर 90 दिन में रिहा ना हुए तो फिर मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये है वो सफ़र और ये है वो तहरीक जो कि शुरू की जानी थी। और उसमें शटअप कॉल दी जाती है, जो पार्टी के लोग जो है वो बोलते हैं, और एक सेनेट का टिकट जो है उसकी मंजूरी दी जाती है और सारा खेल वहां पर मुकम्मल हो जाता है। और ये है तहरीक काजी साहब, ये तहरीक की हकीकत थी और यही हकीकत है तहरीक की। 3 माह बाद यह तहरीक जो है अब दोबारा टाइम दे दिया गया है। 3 माह के अंदर अंदर क्या होगा, KPK हुकूमत को किस तरफ जो है वो जाना है और उसमें सियासत किस तरफ जानी है। जो 80% सियासी जो मरकजी क़यादत है वो कहाँ जानी है, वो किसके साथ राब्ते में है और कैसा और अब कहाँ कहाँ राब्ते हो रहे हैं, ये मामला खुल जाएंगे। जहाँ तक KPK हुकूमत की बात है काजी साहब, तो KPK हुकूमत में इस वक्त CM साहब जो हैं और KPK हुकूमत जो है वो इजलास नहीं बुला रही। इसमें एक खौफ है, जाना खौफ है कि अगर इजलास बुलाया गया तो वहाँ पर हल्फ लेना पड़ेगा जो मखसूस नशिस्तों वाले लोग हैं। अगर वो हल्फ हो गया तो फिर सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे। सेनेट के इलेक्शन हो गए तो 3 सीटें जो है अपोजिशन को मिल जाएंगी और उसके बाद कोई लेना देना नहीं रहेगा। एक फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा और फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा तो तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि हुकूमत चाहती है और मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि अंदर से तब्दीली आए, अंदर से लोग उठें और अंदर से तब्दीली होकर जो है तब CM के जगह पर कोई और CM आ जाए, हुकूमत खाहे PTI की ही रहे। ये तमाम मामला जो हैं ये मिल मिला के आगे बढ़ रहे हैं काजी साहब। तहरीक कोई नहीं चलनी, ना तहरीक चली है। उससे पहले बानी PTI के जो साहबजादगान की बात हो रही थी वो भी जो है पसे पर्दा चली गई कि वो भी नहीं पाकिस्तान आ रहे काजी साहब। अच्छा मियाँ साहब चलें, ये तो हम ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल स्टोरी तो हमें इसको देखना ही है क्योंकि सियासत जहाँ भी है जिस तरह भी है। लेकिन मियाँ साहब ये जो दूसरा शुगर का मामला है, इस हवाले से मोहम्मद मालिक साहब का जो बयान आया
और इस तरीके से जो फवाद हसन फवाद का बयान आया, इस भी हम बात करेंगे, लेकिन ये इसमें कोई और चीज़ तो नहीं कि आप ऐड कर सकें। ये जो मेरे ख्याल में ये 26 लोगों को डिसमिसल की बात भी हो रही है, तो ये बिल्कुल एक ऑटोक्रेसी लग रही है। इस तरह से लगता है कि भाई सारे इनकी जो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो 35 बिलियन रुपए उन्होंने जो हमारे स्पीकर हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रखे हैं। कोई बात नहीं है, पैसे की कौन सी हमें कमी है मियाँ साहब, खैर इसको तो छोड़ें। मगर अब सवाल ये है कि ये 26 मलक मोहम्मद अहमद खान साहब बड़े धीमे और बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, वो भी 26 लोगों की नाअहली लेके वहां चले गए। कहां से प्रेशर आ रहा है उनको? देखें कायद साहब, ये जो 26 लोगों की नाअहली के हवाले से है, ये जमहूरी इक़दार तो नहीं है, लेकिन मलक साहब जिस स्टांस पे हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह गालियां निकाली गई या वहां पर जो हुलड़बाजी हुई, इसलिए 26 लोग जो हैं वो नाअहल करने हैं और वहां पर उनका रेफरेंस भिजवा दिया गया। दुनिया की पार्लिमानों में कुर्सियां चलती देखी हमने, कुर्सियां चलती हैं, क्या क्या नहीं होता। कैसा मसला कुर्सियों का नहीं है ना, मसला जो है वो वहां पर जो है वो फोहश लैंग्वेज का है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत कुछ होता रहा। आपने देखा कि कौमी असम्बली के में भी माजी में जो हुकूमतें हैं वो क्या करती रहीं। तो मामला और है, मामला ये है कि वहां पर जो स्ट्रेंथ है वो जो लोग हैं 26, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो लोग क्यों गए थे जाके अपनी वजाहतें देने के लिए। वो 26 लोग जो हैं उनको नजर आ रहा है कि वो 26 लोग वहां से हट जाएंगे, उनको नाअहल कर दिया जाएगा। इनको क्या कमी है मुझे ये बताएं, जो जी पेज माशाल्लाह कभी इस तरह एक नहीं हुआ। खबरें कैसा बहुत अजीब सी हैं, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि कुछ और होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सी फाइलें जो हैं वो खुलने जा रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। ब्यूरोक्रेट्स की फाइलें भी हैं, सियासतदानों की फाइलें भी हैं, और करप्शन केसेस जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मंजरनामा बिल्कुल। मैं ब्रेक पे जाना है, मैंने बाद में आके बात करूंगा। जिनकी फाइलें खुलनी चाहिए थी उनके लिए तो के रास्ते खुल गए, तो ये भी खोल के देख लें। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखेंगे फैज़ हमीद साहब का मुस्तकबिल क्या है, और फिर ये शुगर के हवाले से ये क्या एक लूट मार का बाजार गर्म है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाजरीन, मुल्क के मुमताज़ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर इकराम उल हक साहब। डॉक्टर साहब, आज हम कुछ चीज़ों पे बात करना चाहते हैं। अब ऐसे लगता है इट इज़ अ मैटर ऑफ कोर्स, मगर ये अभी शुगर का क्राइसिस आया या बोरान आया, लफ्ज़ शुगर माफिया कहाँ से आया, कार्टल्स कहाँ से आए। इससे पहले हमने गंदम देखा, ऑडिट रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया बदनीयती पर मबनी था फैसला जो केयर टेकर गवर्नमेंट में किया गया था। पहले तो ये ज़रा बताएं डॉक्टर साहब, ये हमने तो इसलिए कहा था कि ये एफिशिएंसी होगी, कंपटीशन होगा, कीमतें नीचे आएंगी। चीनी 200 रुपए की हो गई है और अब इंपोर्ट की जा रही है, पहले एक्सपोर्ट कर दी जाती है। व्हाट इज दिस एंड व्हाई दे आर अनटचेबल? डॉक्टर साहब जी शुक्रिया कायद साहब। देखिए, जो शुगर बैरन्स हैं कंट्री के, ये तो अब ड्रग बैरन्स से भी ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा जो है ताकतवर होते जा रहे हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, कई दफ़ा ऐसा हो चुका है। जब स्टॉक टेकिंग होती है तो ये कहते हैं कि जी अब सरप्लस है और अगले सीज़न से पहले ये क्रशिंग सीज़न से पहले हमें इस स्टॉक को तो कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करना है। फिर एक झूठी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, वो पेश की जाती हैं और मीटिंग में और इजाज़त दे दी जाती है। फिर सडनली रियलाइज़ होता है कि वो ये तो बहुत गलत फिगर दे दी थी, अब तो डिमांड इससे कहीं ज़्यादा है। तो ये तो बहुत पुराना अब तरीका वारदात हो चुका है और ये साबित करता है कि दरअसल कंट्री के अंदर जो हमारे लॉ मेकर हैं वो उनका लॉ ब्रेकर्स के साथ, खुद भी खैर वो लॉ ब्रेकर ही हैं, उनका एक अनहोली अलायंस है। और जाहिर है फिर उसके अंदर जो लॉ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो तो आपको पता है सब कुछ शांति लोग हैं। आजकल ब्यूरोक्रेसी में तो सब मन मर्जी के लोग लगे होते हैं और वो भी उनके साथ मिल जाते हैं और यूँ अवाम का नुकसान होता है। और हमें अपनी डिमांड को भी सही तरीके से मैयर इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आपको पता है अफगानिस्तान आटा और चीनी और इसके लिए पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। उनके पास डॉलर्स हैं, वो आते हैं और डॉलर्स में हमारा जहाँ से माल ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये झूठी रिपोर्ट्स बनाता कौन है? ये कौन बनाता है? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो तो सियासतदानों के अंडर काम करती है, वज़रा के अंडर काम करती है, वज़ीर ख़जाना होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं, ECC होती है, उसमें कई वज़रा बैठे होते हैं। तो क्या उनको गुमराह किया जा सकता है या वो भी साथ मिले होते हैं?
नहीं नहीं, उनके देखिए उस अलायंस के बगैर तो, अनहोली अलायंस के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता है। ये सब मिली भगत होती है और सिर्फ एक दिखाने का तरीका होता है कि जी स्टॉक टेकिंग की गई, बहुत इसकी आदाद-ओ-शुमार में हम गए और अब हमें रियलाइज़ हुआ कि ये हमें बाहर भेजनी चाहिए। और उसमें अगर 400-500 आपने मिलियन की एक्सपोर्ट कर भी दी, तो उसके मुकाबले में अब आपको 3 बिलियन का शॉर्टफॉल जो है वो ज़र-ए-मुबादला भी आपका जाएगा और जो हमारी चीनी की क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतर है। तो इस लिहाज से लोगों को जो है वो अच्छी मियार की चीज़ भी नहीं मिलेगी, महँगी भी मिलेगी और चंद हाथों में इसका प्रॉफ़िट जो है वो जाता है। और ये सबको पता है लेकिन कि सर किन-किन की शुगर 2024 मिलें हैं, में कौन-कौन इसमें 2024 में इसकी इजाज़त दी गई। 2024 में वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ हैं, आज भी हैं, और वज़ीर ख़जाना भी यही थे, उस वक्त जो ECC भी यही थी। तो फिर इजाज़त किसने दी? क्या हम समझे कि वज़ीर-ए-आज़म ने इजाज़त दी? वज़ीर-ए-आज़म को गुमराह किया गया? वज़ीर-ए-आज़म साथ मिले हुए थे, वज़ीर ख़जाना भी साथ मिले हुए थे। तो फिर ये इजाज़त उस वक्त 50,000 मैट्रिक टन की दी गई, फिर 1 लाख टन की दी गई, फिर 7 लाख टन की दी गई, 7,57,000 मैट्रिक टन की इजाज़त दे दी गई सर उस वक्त बरामद करने की। तो फिर कौन कौन मिला हुआ था इसमें? ज़ाहिर है, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसमें तो सब लोग ही इसमें पार्टी होते हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर एक भी आदमी इसमें जो है शामिल ना हो और ये ऐसा हो जाए। ये फिगर्स तो अवेलेबल होती हैं और अब आप देखिए कि ट्रेस एंड ट्रैक जब से FBI ने लगाया, तो दावा ये था कि हम उनकी हर वक़्त स्टॉक पोज़ीशन हमारे सामने होती है और जहाँ-जहाँ वो सप्लाई होती है, वो भी हमारी नज़र में होती है। मगर अगर आप हकीकतन देखें तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बल्कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारी बहुत बड़ी जो शुगर की डिमांड है, वो ज़ाहिर है अब अफ़गानिस्तान में तो कोई शुगर फैक्ट्री नहीं है, मगर उनके लोगों के पास डॉलर है, वो यहाँ आते हैं, घी भी लेकर जाते हैं, वो यहाँ से आटा भी लेके जाते हैं, शुगर भी लेकर जाते हैं और वो हम अगर तरीके से भी उनको बेचें और एक्सपोर्ट करें तो हमें बहुत पैसा मिल सकता है। मगर हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते और फिर आप कीमतें देख लीजिए, ₹200 तक पहुँच गई और आम बंदे के लिए कितनी मुश्किल पेश है। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें तो सट्टा भी लगता है। सट्टा जो है वो सुना है कि सट्टा जो लग चुका है 3 माह का, आगे जो 3 माह आने वाले हैं जिसमें अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है। अक्टूबर के लिए जो है, अगस्त के लिए ₹200 पर केजी होल सेल में सट्टा लगा है, जो कि 215 में या 210 में बिकेगी जो परचून में है। सितंबर में जो है वो 210 पे सट्टा लगा है और अक्टूबर में 215 पे लगा है, जो ₹250 फी किलोग्राम पर जाएगी। ये सट्टे में कौन मुलव्वस होता है? ज़ाहिर है ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और आगे अगर आप शुगर वालों की एसोसिएशन देखें तो ये पूरा एक माफिया लाइक ऑपरेशन होता है। ये लोग खुद ही होर्डिंग करते हैं, खुद ही मार्केट को कंट्रोल कर रहे होते हैं और खुद ही कीमतों को ऊपर नीचे लेकर जा रहे होते हैं। तो देखा जाए तो ये बड़े अरसे से, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब हमारे यहाँ पहले तो ड्रग बैरन्स की टर्म शुरू हुई थी, मगर अब शुगर बैरन्स जो हैं वो बहुत ही खौफनाक हद तक रियासत की मशीनरी के ऊपर कब्जा कर चुके हैं और वो खुद सियासतदान भी हैं, वो खुद लॉ मेकर्स भी हैं, खुद लॉ ब्रेकर्स भी हैं और नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम सार्फिन का ही होता है। वैसे भी ये कोई ऐसी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि कुछ और चीज़ें भी मैं आपसे, ये ज़ाहिर है अब सोलर के बारे में भी ये कह रहे हैं जी कि जो 30-40 ख़ानदान बताए जाते हैं ये जो बिजली वाले हैं, अब वो नेट मीटरिंग वापस करवा रहे हैं। तो सर क्या कहते हैं, तन की और मन की सर की बाजी लगा देती है हमारी रियासत उनके प्रॉफिट्स को बचाने के लिए। तो ये कनाइमस क्या है? देखिए, जैसे मैं कर रहा था कि जब रियासत के ऊपर बिजनेसमैन लोग जो है वो काबज़ हो जाते हैं और उन्हें हुकूमत मिल जाती है, तो ये तो बहुत पहले प्लाटो ने कहा था कि जो रियासत की तबाही का आगाज़ वक़्त शुरू होता है जब वो बिजनेसमैन जो लालची हों वो रियासत के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। अब इस वक़्त सियासी कंट्रोल जो है वो ज़ाहिर इन लोगों के हाथ में होता है और वो फिर हर तरह की चीज़ें करते हैं और आप देखिए कि दूसरी तरफ वो बेजा टैक्सेस भी लोगों पे लगाए जा रहे हैं। मगर आप देखेंगे शुगर का सारा टैक्स पास ऑन आम लोगों पे होता है, चीज़ें महँगी से महँगी होती चली जाती हैं। इसी तरह आप जिस भी कमोडिटी को उठाएँगे, मेन कमोडिटी पे सब पे कब्ज़ा इन्हीं लोगों का है और उसमें बेचारे ना किसान को कुछ मिलता है और ना सार्फिन को सही कीमत मिलती है, ना वो सही मार्केट्स बनाना चाहते हैं ताकि होर्डिंग की पावर भी उनके पास रहे, बेचने की पावर भी उनके पास रहे और वो जब चाहें कीमतों के उतराव-चढ़ाव से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं हवाले से मैं एक सियासी लीडर से बात कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका,
तो मैंने ये कहा यार ये किस तरह, पुराना दौर था, मैं कहा यार ये किस तरह हजम करेंगे। वो कहते नहीं इस मुल्क में कुछ नहीं होता। नो, ये तासुर पुख्ता हो गया है कि दे कैन गेट अवे विद एवरीथिंग, और कोई लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो उन्हें चेक करें। इज दैट राइट? ये बिल्कुल सही है। आपने देखा कि एक ज़माने में कंपटीशन कमीशन ने जब कार्टल्स के खिलाफ जुर्माने किए और रिपोर्ट्स आई तो सबको हटा दिया गया। बहुत अरसा उस अदारे को बिल्कुल बेबस करके रख दिया गया। उसके अंदर कोई मेंबर लीगल ही नहीं था, कोई उनका ट्रिब्यूनल नहीं चल पा रहा था, और सब आपने देखा कोर्ट्स ने भी स्टे दे दिए उसके अगेंस्ट। अब इतने सालों से तो उनके फैसले नहीं हुए आज तक। कोई ना कोई टेक्निकल बहाना बनाकर कुछ ना कुछ कानूनी मुंशगाफियां लगाकर, लेकिन डॉक्टर साहब हुकूमत जो है वो पहले हौसला अफजाई करती रही सोलर नेट मीटरिंग की, अब जो है वो ग्रास मीटरिंग पर आ रही है। इससे तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, सोलर जो है वो खत्म हो जाएगा, सोलर की हौसला शिकनी होगी और वहां पर बेरोजगारी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी और बिजली फिर दोबारा जो है उसी तरह महंगे दामों लोगों को लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, मैं आज ही देख रहा था कि चाइना ने समंदर के अंदर इतनी वसी पैमाने के ऊपर उन्होंने जो है वो हवापन बिजली इतना ज़बरदस्त किस्म का मंसूबा बनाया है जो बिल्कुल क्लीन एनर्जी के लिए, दुनिया फिर क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है सारा कुछ। और हम थोड़ा बहुत जो क्लीन एनर्जी के लिए लोगों ने अपनी एफर्ट से लगाया भी था उसको भी डिनाई कर रहे हैं और लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं। और उसी तरह फॉसिल फ्यूल्स पे एक तरफ तो आपने अभी देखा कि ₹2.5 उन्होंने हम के ऊपर क्लाइमेट के नाम के ऊपर चार्ज लगा दिया है पेट्रोलियम के साथ, और साथ ही ये हरकतें की जा रही हैं कि फॉसिल फ्यूल को दोबारा से प्रमोट किया जा रहा है और क्लीन एनर्जी को डिस्करेज किया जा रहा है। तो ये जाहिर है सर, जब ऐसी पॉलिसीज होंगी तो फिर बेरोजगारी बढ़ती है और लोग फिर जो है वो इलीगल तरीके से बैरून मुल्क जाते हैं, मुल्क छोड़ते हैं, जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। और ये इतना बड़ा काला धंधा है कि ये मंशियात के बाद दूसरा बड़ा काला धंधा है जो कि मुल्क में हो रहा है, पूरी दुनिया में भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इसके जो रेशो है वो ज्यादा है। और ये कहा जाता है कि सालाना 82 अरब रुपए तक इससे जो है वो काला धन कमाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो पॉलिसीज हुकूमत की हैं वो इस तरफ ले जा रही हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जानिब? दूसरी जानिब हुकूमत कहती है इसको नहीं होना चाहिए, इसको खात्मा होना चाहिए, तो फिर ये कैसे होगा सर? देखिए, जो उसका रूट कॉज है उसकी तरफ तो तवज्जो नहीं है कि हम इतना बड़ा हमारा यूथ बल्ज है तो उसके लिए हम रोजगार ही पैदा नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्रियाँ जो थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा बजाय बढ़ने के बंद हो रही हैं। अभी परसों ही फैसलाबाद में पोस्ट बजट सेमिनार में मैं तकरीर कर रहा था, सब लोग आए और उन्होंने बताया कि यहाँ बड़े बड़े यूनिट्स बंद हो गए हैं और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि डिग्रियाँ लेकर भी लोगों को जॉब नहीं मिलती। अब अगर ये हालत हो जाएगी तो जाहिर है फिर लोग कोई ना कोई तरीका तो निकालेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और आपकी बहुत गहरी तहकीक थी, आपकी बड़ी तहकीक थी, आपने इस मुल्क में अंदाज़ा लगाया था ड्रग्स के ज़रिए, आपकी बुक भी थी और अखबारों में भी आए आपके आर्टिकल। ये कितनी बड़ी मैशियत है जो जुड़ी हुई है इस सारे काले धंधे से, और हमारी GDP और इसकी रेशो क्या है? देखें काई साहब, ये तो हर साल बढ़ते बढ़ते अब इतनी बढ़ चुकी है। जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो मैंने थोड़ा सा 9/11 से पहले लिखी थी और बताया था कि ऑर्गेनाइज क्राइम में पाकिस्तान की जो मीशत है उसके बढ़ने की तरह इस तरह ज़्यादा है कि किसी को अंदाज़ा नहीं है कि एक तरफ तो इनफॉर्मल इकॉनमी जो है जिसमें चलिए वो तो ज़्यादा इलीगल ना हो, उसमें टैक्स शायद अदा ना हुआ, मगर जो हमारी ये क्रिमिनल किस्म की और ऑर्गेनाइज क्राइम से जो प्रॉफिट जन्म ले रहे हैं ये तो इतने बड़े हैं कि अभी मैं हालिया ही जो रिपोर्ट आई थी US स्ट्रेटजी, आपको पता है एंटी नारकोटिक स्ट्रेटजी रिपोर्ट हर साल मार्च में शाया होती है, उसमें मैं देख रहा था कि पाकिस्तानियों का शेयर अब उन्होंने $5 बिलियन निकाला है। अब $5-6 बिलियन तो एनुअल वो इसमें कह रहे हैं कि इनके धंधे से बना रहे हैं। अब ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। हम तो IMF से $1 बिलियन के लिए मिन्नतें कर रहे होते हैं और दूसरे पास से इतना ह्यूज। लेकिन सर ये मंशियात के धंधे की बात हो रही है। मैं आपके सामने कुछ फिगर रखता हूं जो कि इंसानी स्मगलिंग के धंधे की हैं कि एक साल में 2,23,000 अफराद को समंदर पार कराया गया। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कहती है और इसमें इस धंधे में $7 अरब जो है वो कमाया जाता है और 2023 में 8,000 लोग इसमें मारे गए। पाकिस्तानी जो हैं वो भी 300 से ज़ायद लोग जो हैं वो इसमें मारे गए और इस वक्त दुनिया में 20 करोड़ लोग जो हैं वो इस धंधे में और इस तरह जो है वो जो महाजरीन हैं वो बढ़े हुए हैं और हर साल 20,000 के करीब जो लोग पाकिस्तान से यूरोप जाते हैं। इस पर पाकिस्तान पर जो है वो इसका इम्पैक्ट क्या है और कितना मनफी इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका? कि बहुत ज़्यादा देखिए, एक तरफ तो हम अपने नौजवानों को खो रहे हैं, दूसरी तरफ
ये इस बात का भी इज़हार है कि अगर आप किसी बंदे को 50-60 लाख रुपए देकर अपने बच्चे को भेजते हैं, तो उसके आपको पता है चांसेस तो 1% से भी कम होते हैं। तो वो तो ज़िंदगी की बाजी शुरू में भेजते हुए ही हार गया होता है, मगर इतनी बड़ी रकम जो लोग खर्च करते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ये साहब इसका मतलब ये मुल्क हुआ सही कि हो ना जाए। ना पैसे की कमी है ना हमारे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें 2-3 बड़े मुख्तसर वक्त में बड़ी सराहत के साथ, बलागत के साथ आपने हमें 3 इशूज़ पे जो है वो एनलाइटन किया। नाज़रीन, सवाल ये है कि ये मिसमैनेजमेंट और करप्शन के मामलात हैं, ये पसमानदगी सिर्फ इसी वजह से है कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। एक ब्रेक है, तो ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं और बात करेंगे दुनिया में क्या हो रहा है, जंग के साए क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, और साथ माशी बुरान जिसका हम बात करें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब वकार हसन मुमताज़, दफाई तजिया निगार। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये एक अभी हमने देखा ऊपर थले गज़ा में जंग जारी थी, ईरान की जंग, पाकिस्तान इंडिया की जंग, और अब फिर जो है ट्रंप साहब एक दो महाज खोल के बैठ गए हैं। एक तो वो कह रहे हैं जी हम ऐसे हथियार देंगे जो मॉस्को तक जाएं, यूक्रेन को, और साथ ताइवान पे उन्होंने दूसरे मुल्कों की मदद मांग ली है। व्हाट इज दिस? आर दीज डाइंग किक्स, या ये क्या फ्रेंजी है या पैनिक है ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका? जी, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली अभी जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस हैं, जो G7 लीड करती है और आगे अमेरिका है, और उसमें 2 ऐड करने, इंडिया और इजराइल, G7+2 मैं को कहते हैं, दे आर नाउ वर्सेस द ग्लोबल साउथ। और मेरे ख्याल में आखिरी आप कह लें जोन में एंटर हो गए। जो डिसाइसिव लड़ाई होनी है, या तो ये काउंटडाउन हो जाएंगे, बिकॉज देखें अभी जो पाकिस्तान और ईरान पे अटैक, उसको जरूर इसमें कंसिडर करें, देन वी कम टू अदर थिएटर्स। ये बिल्कुल सीक्वेंस में था, इसमें रजीम चेंज ऑपरेशन था दोनों मुल्कों के खिलाफ, और ये G7+2 जो है, आई वुड से मोदी और जो नेतन्याहू जो गुंडे पाले, दे वर यूज्ड बेसिकली टू डेंट द ग्लोबल साउथ। अगर खुदा न खास्ता इमेजिन करें कामयाब हुए थे दोनों आई थिंक थिएटर्स में, तो बड़ा नुकसान हो रहा था ग्लोबल साउथ का, विच इज बीइंग लेड बाय चाइना एंड रशिया। अभी आ जाते हैं जो बाकी थिएटर्स हैं, उसमें डेफिनेटली रशिया को एंगेज किया गया है ईस्टर्न यूरोप में, और बड़े अरसे से आपने देखा चल रही है। एम यही था कि इकोनॉमिकली तबाह कर देंगे, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी इसकी, ऑयल एंड गैस को नहीं लेगा वगैरह वगैरह, उसको कट ऑफ कर देंगे स्विफ्ट सिस्टम से, लेकिन वो कामयाबी नहीं हुई। और लास्ट आई थिंक थिएटर रह गया अभी ताइवान का, जिसके लिए चाइना ने बड़े अरसे से तैयारी की, बिकॉज बेसिकली ये फॉर्मूसा था जिसको ताइवान बोलते हैं, दिस वाज पार्ट ऑफ चाइना, और चाइना ने आई थिंक वन चाइना पॉलिसी बड़ी क्लियरली लोगों को मेंशन की हुई है, और आई थिंक उनका ये स्टांस है कि दे विल नेवर लेट इट गो। द ओनली थिंग इज चाइना हैज वेटेड कि इकोनॉमिक पावर को बिल्ड अप करें, उसके बाद मिलिट्री पावर को, और इस लेवल पे ले जाएं कि बिल्कुल दूसरी साइड जो है ना खुद ही हथियार डाल दिए। संजू का भी असूल है कि लड़े बगैर जो है जंग जीतनी है। लेकिन सर, जो अमेरिकी सदर हैं उन्होंने खुलकर इत्तेहादियों से जो है मदद मांग ली है चाइना के खिलाफ, तो क्या अमेरिका चाइना के साथ जंग चाहता है? ये मैंने वही बताया कि बेसिकली जिस तरह आई थिंक ये मेंशन हुआ इंट्रोडक्शन में कि ये आई वुड से कि लास्ट एफर्ट्स हैं, मतलब उनको समझ नहीं आ रही है किस तरीके से ग्लोबल साउथ का जो जिन है उसको काबू किया जाए। बिकॉज अगर आप दूसरी तरफ देखें इकोनॉमिकली बड़ी बुरी हालत है G7 की, कर्जे अगर आप देख लें टॉप 10 की, तो आप यू विल बी सरप्राइज कि कौन कौन है इसमें मकरूज है। तो हमें बेसिकली कहते हैं $36 ट्रिलियन का सिर्फ अमेरिका पे कर्जा है। तो ये एक लास्ट डिच एफर्ट हो सकती है, प्रोवोक करने की एफर्ट भी हो सकती है, बट आई थिंक चाइना एक तो मिलिट्री पावर लेवल पे भी ले गया। आपने देखा है उनका जो इक्विपमेंट है जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, और अभी बहुत सारी चीज़ें पीछे हैं। उनका भी जो नई ड्रोन पावर आ रही है, उनके DF सिस्टम्स हैं, तो ताइवान टेक्निकली इफ दे वांट दे कैन गेट इट इन 48 आवर्स मेरे ख्याल में, अगर वो कोशिश करें, लेकिन दे विल अवॉइड बिकॉज अल्टीमेटली तो चाइनीज लोग ही हैं दूसरी तरफ, तो वो कोशिश करेंगे। ये प्रोवोक करने की एक एफर्ट हो सकती है, सेबर रैटलिंग भी है इसमें। सबसे बड़ा सवाल ये कि एलाइज में तो क्वाड में इंडिया भी था ना, तो अगर ऑस्ट्रेलिया और लेट्स से जापान को पूछा वो तो हमें पता है, या ऑकस है, भाई भारत से पूछे ना मोदी साहब से कि आपका क्या मूड है, आपको खड़ा किया था काइंड ऑफ पैसिफिक में, क्या आप आएंगे या नहीं आएंगे। तो आई थिंक दिस इज देयर गोइंग टू बी लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया आल्सो। ब्रिक्स में भी आपने देखा है SCO में बातचीत हो रही है कि भारत इज अ ट्रोजन हॉर्स। लेकिन सर, अगर ये जंग छिड़ जाती है, अगर अमेरिका जो है वो इत्तेहादियों से मदद मांग लेता है और इत्तेहादी उसकी मदद करते हैं और जंग छिड़ जाती है, तो फिर क्या चीन सरप्राइज दे सकता है पूरी दुनिया को? ये बिल्कुल देखें, अभी इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्पॉट हिटर और कर्नल मैकग्रेगर का वो था एनालिसिस कि जब इसराइल पे ईरान ने हमला किया मिसाइलों से, तो इंडो पैसिफिक की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे
वो यहाँ पे लाई जाए। एजिस सिस्टम है बड़ा मशहूर उनका, नेवल बेस्ड है, कहते हैं वो 25% डिप्लीट हो गया था 12 दिनों में। तो आप समझते हैं कि ताइवान की लड़ाई में चाइना सरप्राइज नहीं करेगा। देखें अगर उसका चाइना की दो बड़ी कमांड जिसको डील करती है, ईस्टर्न कमांड है जो नैनिंग से ऑपरेट करती है, जो सदर्न कमांड है जो ग्वांगडोंग से करती है, ग्वांगडोंग से। तो ये दो बड़ी बड़े जॉइंट्स हैं और उसमें ट्राई सर्विस कमांड टोटल आई थिंक 250 से 300 किलोमीटर दूर है। और चाइना हमेशा ड्रिल्स भी की हैं, इट्स गोइंग टू बी ट्राई सर्विस ऑपरेशन। आई डोंट थिंक सो कि अगर सही लड़ाई होती है उसमें वेस्टर्न एलाइज कुछ भी कर सकेंगे, एंड इट विल बी अ केक वॉक फॉर चाइना। लेकिन मेरे ख्याल में चाइना एंड तक अवॉइड करेगा कि वो इस लड़ाई को बगैर फाइट किए जीत जाए, और उस तरफ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं। स्पेशली जब वेस्टर्न हेजेमनी जो है वो चैलेंज हो गई है, उनका मिलिट्री बबल भी जो बस्ट हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं सर रशिया और यूक्रेन की बात भी करूंगा। रशिया के यूक्रेन के हवाले से अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियाट मिसाइल देने का जो है वो कहा है कि उनको मिसाइल दिए जाएंगे। अगर वो उनको मिसाइल देते हैं और रशिया के खिलाफ जो है वो इस तरह का अमेरिका असला देता है, और दूसरी जानिब रशिया का जो है वो इत्तेहादी शुमाली कोरिया है, क्या शुमाली कोरिया फिर अमेरिका को वहां पर मुश्किलात पैदा कर सकता है इस हवाले से? जी, नॉर्थ कोरिया के साथ उनकी ऑलमोस्ट देखें ना डिफेंस अलायंस है, क्योंकि अभी नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स बाकायदा जाके लड़ रहे हैं, मारे भी गए हैं, और उसमें आई थिंक देयर इज अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कि अगर नॉर्थ कोरिया पे हमला होगा तो फिर रशिया इसमें आएगा। वही मैंने कहा कि अभी ग्लोबल साउथ की जो आई वुड से जो बड़ी पावर्स हैं प्लस मिडिल लेवल पावर्स, उसमें आप ईरान है, पाकिस्तान है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया है, ऑल्दो उसको आप ये नहीं कह सकते कि दे आर ऑल एलाइज, लेकिन बेसिकली ये वो पावर जो रेजिस्ट कर रही हैं। तो यूक्रेन में रशियन पॉलिसी हैज बीन वेरी, हमारी शुरू में असेसमेंट थी कि ये ब्लिट्सक्रीग करके ले जाएगा, बट दे वेंट वेरी केयरफुली नोइंग इट कि इसमें लॉसेस भी होंगे। तो उन्होंने आई थिंक ग्रेजुअली अब्जॉर्ब करना शुरू किया। आप देखें तकरीबन 1/5 ऑफ यूक्रेन हैज बीन अब्जॉर्ब। क्राइमिया है, ऊपर आप डॉनबास का रीजन देख लें, आप सुनी तक सुने अटैक्स हुए हैं, और कीव भी थ्रेटेंड है। तो ये बाकी ठीक है, नेटो जो है वो पहले इनडायरेक्टली आई फिर डायरेक्टली अब आ गई है, और उसमें कोशिश भी कर रहे हैं कि इसको डेंट किया। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, अपना ब्रिगेडियर साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, एक तो हमें पता चला कि ईरानी सदर जख्मी भी हुए थे, आप खबरें आ रही हैं, और बंकर्स में चले गए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरीके से हजीमत हुई इजराइल को, और जिस तरीके से इन्होंने खुद तरले करके जंग बंदी करवाई, विल दे एवर डेयर अटैक ईरान अगैन? ये देखिए, इसमें इंडिया की तरफ से भी इजराइल की तरफ से ये फैलाई जा रही हैं खबरें, लेकिन अगर आप मिलिटरली हाल देखें उसका, देखिए ये सारी मेरे ख्याल में गिदड़ भपकियां हैं। बिकॉज 12 दिन में जो हशर हुआ है, इजराइल हैड लॉस्ट ऑलमोस्ट, हमने काउंट किया था 4 बड़े एयर बेसेस हैं, हाइफा की पोर्ट है। देयर मुसाद वाज टारगेटिंग से पूछे कि डेविड बटनिया किधर गया, फिर जो मुसाद का चीफ है वो किधर। इसी तरीके से यू आस्क देम अबाउट देयर जो इंटेलिजेंस के और मिलिट्री ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब, इट इज ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो, मगर वक्त आ जाता है। बड़ा असराहत से उन्होंने हमें ये बताया कि शायद ये डाइंग किक्स हैं, ये आखिरी कोशिश होगी। अब हम नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब। थैंक यू वेरी मच एयर मार्शल साहब। एयर मार्शल साहब, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि ये क्या, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि भाई ये इनकी एक लास्ट रिज़ॉर्ट है, क्योंकि जो वेस्ट है वो एक बज़ाहिर हमें लूज़ करता मैशत के महाज पर, जंगी टेक्नोलॉजी के महाज पर, तो इसको हम कैसे देखें, एंड हाउ डेंजरस कैन बी दे इन दिस जो है कि उनकी वीक स्टेट है। आमिर साहब। जी सॉरी, मैंने आपका सवाल का पहला हिस्सा नहीं सुना, ज़रा दोबारा से कहिएगा। मैं सर ये अर्ज़ कर रहा था कि एक दो ये हजीमत तो हुई उनको, 2-3 जो उन्होंने हमले किए ईरान पे, पाकिस्तान पे, गज़ा वाले बेचारे तो वैसे ही हेल्पलेस हैं, तो अब फिर वो यही जो ड्रम्स ऑफ वॉर जो है बीट कर रहे हैं, चाइना पर हम चढ़ाई करेंगे। तो क्या ये इंटरनल वीकनेस है जो हमने देखी है क्वाइट रिसेंटली कि पावर शिफ्ट इधर हो रही है? तो ये बट कैन दे बी डेंजरस वाइल दे फील कि दे आर लूजिंग इट, और वो कोई डेस्परेट मेजर ले सकता है वेस्ट, गोया कि चाइना, अमेरिका? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अमेरिकन की जो पॉलिसी है, स्पेशली जब से ट्रम्प आए हैं, तो वो गो के अपने आप को एक पीस वाले प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है तो उन्होंने आर्म्स इंडस्ट्री को बड़ी तक़वियत दी है। और वो जो हम समझ रहे थे कि शायद यूक्रेन वाला जो एक मसला रह गया है दुनिया में वो हल हो जाएगा, उसमें ज़्यादा तेज़ी देखी गई है। आपने वो अटैक्स भी देखे जो यूक्रेनियन ने 2000 मील किलोमीटर रशिया के अंदर जाके किए, जो कि अनयूजुअल किस्म के अटैक थे, और जिसमें बहुत सारा लोग समझते हैं कि इसमें अमेरिका और इजराइल का भी हाथ शामिल था। तो अमेरिका ने डिफरेंट एरियाज में पॉकेट्स ऑफ केओस जो है वो बनाई हुई हैं,
और वो कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि कोई भी रीजनल प्लेयर इतना स्ट्रांग हो कि वो रीजन को यूनिपोलर बना सके। और वो हमेशा ये चाहेंगे कि वर्ल्ड को यूनिपोलर रखा जाए और जितने भी रीजन्स हैं, चाहे वो एशिया में है, यूरोप में है, फार ईस्ट में है, मिडिल ईस्ट में है, इन सब को जो है मल्टीपोलर के तौर पे रखा जाए और यहाँ पे chaos वाला एलिमेंट रहे, ताकि इनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो चलता रहे और वही उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अब उसके साथ उन्होंने जो दूसरी चीज की है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ, जहाँ पे बहुत सारे हार्डवेयर्स और बड़े सारा असला बनता था, चाहे वो एविएशन का था, चाहे वो लैंड का था, उन्होंने आईटी इंडस्ट्री को, जो इनकी डिस्ट्रप्टिव इंडस्ट्री है, जो ज्यादातर सिलिकॉन वैली में है, उसका और इसका इश्तराक किया है। और उसकी वजह से चीजों में बहुत सारी आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट भी है और यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा है जो अमेरिका को मिलता है। उनकी आईटी इंडस्ट्री बहुत आगे है सिलिकॉन वैली में। अच्छा आमिर साहब, मैं बीच में क्वेश्चन आ गया, माफी चाहता हूँ, इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था कि वेलफेयर पे जो है कट लगा रहा है, एक जिस तरह बेल्जियम में उन्होंने एक BMW क्या उसकी ऑडी की फैक्ट्री बंद करके वहाँ असला साज, हर जो मगरबी मुल्क है वो वेलफेयर पे कट लगा के असला साजी की तरफ आ रहा है। व्हाट इसकी क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं? जी, इसकी ये एक इम्प्लीकेशन है। देखें, जो चीज मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो किसी तरह से भी उसको नुकसान हो, बल्कि वो एक उसकी मौत बैकबोन है इंडस्ट्री जो है उसके फाइनेंस के लिहाज से, उसकी इकोनॉमी के लिहाज से। तो उसको वो हमेशा चाहेगा कि वो आगे की तरफ जाए और वो उसकी एक स्ट्रेंथ भी है। तो इस लिहाज से यूरोप जो है, अगर आप देखें तो पिछले काफी सालों में जब से यूरोपियन यूनियन बना था, उन्होंने अपने डिफेंस बजट को बहुत कम कर दिया था और वो कई जगहों पे 1% तक आ चुका हुआ था। तो अब अमेरिका ने उन्हें बड़ी क्लियर वार्निंग दी है कि जी आप अपने डिफेंस बजट को ऊपर लेकर आएं, आप कंट्रीब्यूट करें, नेटो कंट्रीज हैं उनको भी और यूरोपियन यूनियन इन जनरल। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो एक रशिया का थ्रेट क्रिएट किया गया है, ये जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है उसके साथ, जिसको इंटाइस किया गया इस वॉर के अंदर, ताकि खैर मार्शल साहब, मैं पाक भारत पर आऊंगा, उससे सवाल करूंगा कि मोदी अपना इक़्तिदार खोते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो अपोजिशन और अपनी अवाम के घेरे में हैं। आप क्या समझते हैं कि अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार हैं या अभी दम नहीं रहा उनमें? जी, देखिए, मोदी का जो एक माइंडसेट है, उसकी जितनी भी वोट बैंक है, उसकी जितने भी इलेक्शंस उसने जीते हैं, उसका मेन नारा जो है वो मुसलमानों के खिलाफ और खसूसन पाकिस्तान के खिलाफ उसका रहा है, जिसकी वजह से कि वो हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान ने कुछ किया तो हम हमला करेंगे और मूडी है तो मुमकिन है और इसी वजह से हमने घुस के मारा, और इस तरह की बातें उनके हमेशा इलेक्शन के नारों का हिस्सा रही हैं। और जो उन्होंने कोशिश भी की, जब उनको बड़ी अजीमत उठानी पड़ी 2019 में भी और अभी भी, उनको एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई और इस शिकस्त के बाद उनका जो इस वक्त हाल है वो एक जख्मी, मैं कहूंगा कि इंसान की तरह है या किसी और की तरह, जख्म उनको बहुत गहरा लगा हुआ है। लेकिन सर, भारतीय मीडिया एक नई खबर चला रहा है, वो कह रहा है कि जो J-35 की डील थी वो नहीं हुई, पाकिस्तान की मैच्योर नहीं हुई और पाकिस्तान जो है J-20 जो है वो लेगा, वो तो चाइना जो है वो अपने लिए उसने बना रखा है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, ये बड़ी प्री मैच्योर सी खबर है और इसमें कोई सदाकत भी नहीं है। ये एक उड़ाई हुई बातें हैं जो कि फेक न्यूज में आती हैं कि J-35 के लिए चाइना नहीं हुआ और J-20 के लिए हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ने अपने लिहाज से भी देखना है चीजों को, अपनी इकोनॉमी के लिहाज से देखना है, अपनी प्रायोरिटी के लिहाज से देखना है और पाक फजाइया भी इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, वो इस तरह की प्रिक्योरमेंट करेगी जो उसको बहुत एसेंशियली चाहिए। और जरूरी नहीं कि उसमें J-35 फिट इन होता है, उनके लिहाज से कोई और प्रायोरिटीज भी होंगी जो आप आने वाले सालों में देखेंगे कि पाकिस्तान फजाइया को और फर्दर मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा उसमें और ये चीजें ऐड की जाएंगी। तो वो अपनी प्रायोरिटी देखनी होती है और वो गैप्स देखने होते हैं जो किसी वक्त आपके महसूस हो, आपको किसी जंग में या आपको ओवरऑल अपने कैलकुलेशंस में या डेफिनेटाइजेशन में किसी तरह से आपको गैप लगे, उन चीजों को आप खरीदने की कोशिश करेंगे एज अ प्रायोरिटी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमें अपनी प्रायोरिटीज देखनी है और उसमें वहाँ कहाँ जाहिर है, तो ये एक तो J-20 और 35 में क्या है जो फ़र्क, और दूसरा ये बताइएगा एयर मार्शल साहब
कि क्या अब ईरान, पहले तो टेसिटली ईरान की जो हमायत की रशिया ने, अब क्या मटीरियल हेल्प भी वो कर रहे होंगे या कर रहे हैं, बिकॉज दे नेचुरली दे डोंट वांट ईरान टू सरेंडर? जी देखिए, जहां तक जहाजों का आपने पूछा, जहाजों के लिहाज से जे अभी तक जो हमारा एक फ्लीट बन रहा है जिसमें J-10 है, JF-17 है और F-16 है और इनके पास बहुत अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी है, तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई अगले 10 साल में भी कोई भारत अपने राफेल और जो जहाज उसके पास मौजूद है उनके साथ कोई ऐसी ज़र्ब लगा सकता है या हमें कोई ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है जिसका हम मुकाबला ना कर सकें फ़ज़ाई लिहाज से, और कंट्रोल ऑफ एयर ना हम हासिल कर सकें और पाकिस्तान फ़ज़ाइया को। मैं नहीं समझता कि कोई इस फ्लीट के साथ और इस इक्विपमेंट के साथ नुकसान दे सकता है किसी तरह से भी भारत। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, देखें ईरान जो है वो, मैं नहीं समझता कि अमेरिका भी चाहेगा कि ईरान को पूरी तरह तबाह किया जाए। ईरान वाला फैक्टर वो हमेशा अपनी मिडल ईस्ट पॉलिसी में रखेगा ताकि उसकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलता रहे और आर्म सेल्स होती रहे। मेजर उसकी जो सेल्स हैं वो होती ही गल्फ कंट्रीज में हैं, स्पेशली सऊदीया, यूएई और कतर उसके बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स में से हैं, तो वो तो चलती रहेगी चीज। फिर मार्शल साहब ये फरमाइएगा कि चाइना के जहाज़ों ने जापानी जहाज़ों का ताक़ुब किया, और इसको किस हवाले से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि जो खित्ते में ये जो दौड़ शुरू हो चुकी है एक दूसरे का ताक़ुब करने की या असले की, ये कहाँ तक किस तरफ जा रहा है? दूसरा, चीन जो है वो ईरान को असला देने जा रहा है, इसको आप पूरे खित्ते के हवाले से किस तरह नज़र से देखते हैं? ईरान की रशिया के साथ और चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है, वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी काफ़ी इंडस्ट्री जो है उस पर मिलिट्री इक्विपमेंट आपस में खरीदो फरोख्त है। अदरवाइज ऑल्सो उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मटीरियलाइज हो रहे हैं, ईरान में चाइना की प्रेजेंस है। बाकी जो जहाँ तक ये आपने बात की जापान और जहाज़ों, ये देखें जी, ये चीज़ें थोड़ी बहुत फ्रिक्शन चलती रहती हैं, और मैंने जिस तरह आपको शुरू में कहा कि अमेरिका हमेशा ये जो एक डोमिनेंट पावर होती है वो हमेशा इस तरह की पॉकेट्स रखती है जहाँ पे कैओस हो और जहाँ पे लोगों को एक इनसिक्योरिटी वाला एलिमेंट हो, और उसकी वजह से वो वेपन्स की जो है दौड़ में शामिल रहें, और हमेशा जो है वो एक अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो वेपन्स खरीदते रहें और वो ये कोशिश करते रहें कि अपने दुश्मन को किस तरह से ज़ेर करना है। तो ये ज़ीरो सम गेम जो है नेबर्स के लिहाज से और कुछ खित्तों में रीजन्स के लिहाज से, जिस तरह नॉर्थ कोरिया को उन्होंने एक रखा हुआ है फैक्टर जापान के लिए और साउथ कोरिया के लिए, इसी तरह मिडल ईस्ट में इजराइल वाला फैक्टर है जो कि मुस्लिम कंट्रीज के लिए एक है, और सिमिलरली देयर आर अदर पॉकेट्स जिसमें यूक्रेन और रशिया वाला सिलसिला है, हमारा और भारत और चाइना वाला सिलसिला है। तो ये मामलात जो हैं इनको अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये डोमिनेंट पार्ट की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा होती है, और वो चाहेगा कि अपनी इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी उसकी इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर उसको सबसे ज़्यादा फ़ख्र है और जो सबसे मजबूत है, वो उसकी आर्म्स की इंडस्ट्री है। और अब वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुकी है, जो आईटी इंडस्ट्री है उनकी, जिधर चिप्स बनती हैं, जिधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिधर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, तो इनका जो इश्तराक है वो बड़ा एक डेडली इश्तराक है और बड़ा एक्सपेंसिव इश्तराक है, और वो चाहेंगे कि चाइना को इस तरह के प्रोसेसर्स, इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो ना मिले, और दुनिया के बाकी वो मुल्क जो कि अपने उनके हैं साथी, उनके तरफ ये टेक्नोलॉजी जाए, और इसकी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव भी है और मैं समझता हूँ कि बड़ी एक डेंजरस भी है, मगर ये कि ये अब इंडस्ट्री का हिस्सा है टेक्नोलॉजी। और लेकिन मार्शल साहब, अगर चाइना ने पहले भी जहाज भेजे ताइवान की तरफ, अगर दोबारा जो है वह ताइवान की तरफ इसी तरह जहाज भेजता है, तो क्या ताइवान जो है वो काउंटर कर सकेगा? क्या उसमें कैपेबिलिटी है? ये काउंटर करना ताइवान के लिए सिर्फ ताइवान को चाइना का काउंटर करना तो बहुत मुश्किल है जब तक उसको अमेरिका की सपोर्ट ना हो, और उसकी जो मैक्सिमम डिफेंस की इंपोर्ट है वो अमेरिका ही से है, और अमेरिका की शह पे ही वो अभी अपने एक ऑटोनमस अपने आप को रीजन उसने डिक्लेयर किया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना अगर कभी चाहे और वो उसको टेक ओवर करना चाहे तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। चाइना के पास इतनी फोर्स है, इतनी वेयर विदॉल है, और वो रीजनल प्लेयर है और वो करीब भी है। क्या चाइना, क्या अमेरिका ताइवान की मदद को आएगा?
मियाँ साहब माफ़ी चाहता हूँ, वक्त ख़त्म हुआ। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब हमारे साथ थे। एक अजीब सी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट दुनिया में है, जहाँ एक तरफ मीशत जो है वो एक इकनॉमिक विंटर की तरफ जा रही है, वहाँ जंग के साए भी हैं। इसे हम एक्सप्लेन करते रहेंगे और रिपोर्ट करते रहेंगे। हमें देखते रहिए। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।